सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो समझते हैं मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, मास यानी कि स्टफ, उस बॉडी में क्या स्टफ प्रेजेंट है और वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, इसे हम बोलते हैं मैटर। तो एनीथिंग विच हैज़ मास and occupies space is called matter। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इन सब के पास क्या है? मास है और स्पेस को ये ऑक्यूपाई करते हैं। इसका मास है ना, इसका अपना मास है, स्टफ प्रेजेंट है ना इसकी बॉडी में। हमारी बॉडीज में भी स्टफ प्रेजेंट है, वो मास है, ठीक है। फूल में है, पत्तों में है, तो ये क्या है? ये मैटर है। ये तो हो गई लिविंग थिंग्स की बात। अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब माउंटेन को कंसीडर कर लो। तो माउंटेन के पास क्या है? खुद का मास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है ना। ऐसे पानी हो गया, उसका भी खुद का एक मास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ऑक्सीजन हो गई, एयर में स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी हो गई, हाइड्रोजन भी हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब मैटर है। तो मैटर क्या है? मैटर की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? एनीथिंग, कोई भी चीज विच हैज मास एंड occupies space is called matter। तो जब डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये लिखना है पूरा। इसी के अंदर आप सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, या ऐसे मान लो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन beings can be called matter because they have mass and occupy space। राइटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन बोलेगा? ऐसी आती है जब पढ़ाते हैं, समझ तो आ ही रही होगी। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स के बारे में बता दिया हमने। अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी बता देंगे कि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक, अब इसमें बता दो अपने एग्जांपल्स। वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, माउंटेन्स हो गए, है ना, कैन बी कॉल्ड मैटर। उसके बाद आपको फिर से ये चीज लिखनी है, बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये एज इट इज आप लिख दोगे। ये तो हो गया मैटर और उसकी डेफिनेशन, और किन किन चीजों को हम मैटर बोल सकते हैं, किन चीजों को हम मैटर नहीं बोल सकते, या व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर, ये देखेंगे हम लोग। ओहो हो, आंखें चुंदे आ गई भाई। ये क्या है? ये क्या है? लाइट, रोशनी, प्रकाश। इसको हम मैटर नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लाइट में हमने देखा कि इस प्रकाश, ये रोशनी जो है, ये लाइट जो है, इसको तो हम मैटर नहीं बोल सकते। क्या हम इसे मैटर बोल सकते हैं? ये जो बल्ब है ना,
इसको तो आप मैटर बोल सकते हो क्योंकि इसका अपना एक मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये बल्ब तो है, लेकिन ये बल्ब के अंदर ये जो लाइट है ना, ये लाइट, ये प्रकाश, ये रोशनी, इसको आप मैटर नहीं बोल सकते। इसी तरह ये स्पीकर है, इसमें से ये स्पीकर तो हो गया हमारा मैटर, लेकिन ये जो स्पीकर में से साउंड निकल के आ रही है, ये मैटर नहीं है। जो भी इस साउंड को सुन रहा है, ये आदमी, ये इंसान, ये बच्चा, ठीक है, ये क्या है? ये मैटर है। आगे देखते हैं। क्या प्यार करने को मैटर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो क्या है? एक फीलिंग है ना, उसका कोई मास नहीं है। वजन में नापते हो क्या आप प्यार? नहीं। क्या वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस? वहम हो सकता है आपको कि ओ शिट, मेरे दिल में उसके लिए इतनी सारी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल का काम क्या है? कि वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है। ऐसे ही हम हेट्रेड, इसको भी हम मैटर नहीं बोल सकते। ये जो फ्रेंडशिप है, मेरा भाई तू मेरी जान है, क्या है ये मैटर नहीं है, ये फीलिंग है। लेकिन ये जो फ्रेंड्स है, इंडिविजुअल बंदे हैं जो ये क्या है? ये मैटर है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं है। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। एंशियंट फिलॉसफी में मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया था? फायर, अर्थ, एयर, वाटर और स्काई, और इन्हीं को हम बोलते थे पंच तत्व। लेकिन मॉडर्न फिलॉसफी ने मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया है? एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल यानी कि किस तरीके का है वो, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग यानी कि कितना वो रिजिड है, कितना वो फ्लेक्सिबल है, कैसा उसका कलर है, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फिजिकल में इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रिजिडिटी, कितना रिजिड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कलर, और इन सब के अकॉर्डिंगली। केमिकल में क्या है? इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मीन्स दैट, या फिर ऐसे लिखो, एक मिनट, दैट मीन्स किस तरीके के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, और अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो ऐसा क्यों होता है। What kind of particles are present, how they react, राइटिंग को अवॉइड करना, with other particles if they do not react, और अगर वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, then why so। यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो हमने पढ़ा कि एंशियंट फिलॉसफी ने किस हिसाब से बांटा हुआ था? फायर, अर्थ,
एयर, वाटर, स्काई, इन्हीं को बोलते हैं हम पंच तत्व। और मॉडर्न फिलॉसफी में कैसे बटा हुआ है? फिजिकल, केमिकल। फिजिकल यानी कितना वो स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, क्या वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है, कैसा उसका कलर है, काला है, पीला है, नीला है, ठीक है, कैसी कैसी वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, क्या वो पार्टिकल्स जो हैं वो किस हिसाब में प्रेजेंट है, कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक मैटर के अंदर, वो रिएक्ट करता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ या नहीं, और अगर वो नहीं रिएक्ट करता तो क्यों रिएक्ट नहीं करता। स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हमारी, आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हो। अब इनकी प्रॉपर्टीज को भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सॉलिड में आपको क्या दिख रहा है? एक फिक्स शेप है, पत्थर की अपनी शेप है ना, कोई पत्थर ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा दिखेगा, तो उनकी फिक्स शेप है अपनी, है ना, और अलग अलग बाउंड्रीज हैं, आप देख पा रहे हो, और उनके पास एक क्या है? वॉल्यूम है। तो ये हो गया सॉलिड का। लिक्विड में क्या है? उनकी फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो उनकी फिक्स है, उनकी शेप फिक्स नहीं है। शेप जो होती है ना वो फिक्स नहीं होती, तो वो शेप कौन सी लेते हैं? जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे उसकी शेप वो ले लेता है। कौन? लिक्विड। पानी को ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसी शेप का ले लेगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी वाली शेप ले लेगा, जग में डालोगे तो जग वाली शेप ले लेगा। हालांकि ये जग नहीं लग रहा, लेकिन समझ रहे हैं आप। गैसेस में क्या है? गैसेस की या गैस की कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ना ही इसकी फिक्स वॉल्यूम है, और ना ही इसकी फिक्स शेप है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे मैं उनको एक बार लिख रही हूँ। तो हमने पहले डिस्कस करा सॉलिड के बारे में। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि इसकी एक स्पेसिफिक या फिक्स्ड शेप है, ठीक है, इसके पास अपनी खुद की एक वॉल्यूम है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लिक्विड के बारे में। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, या इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जो भी कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप वो ले लेता है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस के लिए क्या पढ़ा? गैस के बारे में हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ना ही फिक्स शेप है। सेकंड पॉइंट, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पॉइंट डिस्कस करना है मुझे, वो क्या है? मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना है? पार्टिकल्स से बना है। ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एटम्स बोलते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनको नेकेड आईज या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अब इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब इस पॉइंट को हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे ये देखो, सॉलिड में ये पार्टिकल है, ठीक है, क्या आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है? एक पार्टिकल जो है
वो दूसरे पार्टिकल से क्या किसी गैप में प्रेजेंट है? नहीं, गैप में तो नहीं, सब चिपके चिपके प्रेजेंट है। अब लिक्विड पे आ जाओ, ये पार्टिकल इस पार्टिकल से दूर है, यानी कि इसके बीच में क्या है, आपस में स्पेस है। अब गैसेस में आ जाओ, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, कितनी ज़्यादा स्पेस दिख रही है हमें, है ना। और यहाँ पे देखो कितनी स्पेस दिख रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो हमें क्या पता चल रहा है कि गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस है, फिर लिक्विड में है और फिर सॉलिड में है। सेकंड पॉइंट, particles of matter are continuously moving। वो मूव करते रहते हैं। जब भी आपको मूविंग दिख जाए कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मूव या मूवमेंट या मोशन कब होता है, जब वो चीज़ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो दे पोजेस, अभी बताया मैंने, क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये किस तरीके की एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। जहाँ पे भी मोशन होगा, जहाँ पे भी मूवमेंट होगी, जहाँ पे भी या कोई भी चीज़ जो मूव करेगी, उसके पास क्या होगा, एक एनर्जी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। कैसे? अब मान लो आप लोगों को कोई गरम गरम तवे पे बैठा दे, तो आप जल जाओगे, और उस जलने से बचने के लिए आप क्या करोगे, भागोगे। तो आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को मोशन में लेके आ रहे हो। और जब आप मोशन में लेके आ रहे हो, तवे पे टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर ज़्यादा है, आप जल जाओगे अगर आपको कोई उस पर बैठाएगा तो, है ना। तो जब आप जलने से बचने के लिए आप क्या करोगे, मूव करोगे। और यही मूवमेंट, यही जो एनर्जी आपने लगाई, वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। फिर आपने लिखा कि ये क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन है, कॉमा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज, क्यों, के काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तीसरा पॉइंट, अच्छा ये भी देख लेते हैं, क्या कि गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर सॉलिड में होती है। ऐसा क्यों है, ये देखो, ये फ्री है मूव करने के लिए, ये फ्री है मूव करने के लिए, कहीं भी भाग रहा है ना, ये देखो, ये भागते हैं, पता है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो ये मूव कर पा रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। आ जाओ, थर्ड पॉइंट समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज
held together because of force of attraction between them। क्या बोलना चाह रहा है ये? यहाँ पे देखो, ये वाला जो सॉलिड का पार्टिकल है ये बोल रहा है मुझे जाना है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे जाना है गोवा घूमने। अब क्या हो रहा है, ये है पापा, ये है मम्मी, दोनों ने मना कर दिया, आप कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया लड़कियों वाला सीन कि लड़कियां कहीं नहीं जाएगी, आ जाओ। ये है फिर से एक और सिनेरियो जहाँ पे ये वाला पार्टिकल यानी कि ये वाली लड़की बोल रही है क्या, कि मेरे को घूमने जाना है। ये पापा हैं और ये मम्मी हैं, दोनों ने एग्री कर दिया, लेकिन क्या बोला, 6 बजे से पहले घर आ जाना बेटा, ठीक है। ये समझ आया आपको कि आपको यहाँ पे मूवमेंट तो है, आपको यहाँ पे अट्रैक्शन तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। ये है घर का आवारा लड़का, कोई मतलब नहीं है, ये बोल रहा है मुझे जाना है। इनफैक्ट कभी कभार तो ये बताता भी नहीं है कि मेरे को जाना है बाहर घूमने के लिए। मम्मी भी फ्री हैं और पापा भी फ्री हैं, जहाँ जाना है बेटा वहाँ जा, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा गैस का हाल, क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नील है, जीरो है, खत्म है, कोई नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, और सबसे कम है गैस में। कितना टाइटली आपने दूसरे पार्टिकल को पकड़ा हुआ है, वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब यही जो 3 पॉइंट्स है ना, ये जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, इनको ही मैं यहाँ लिखूंगी, क्योंकि ये भी तो प्रॉपर्टी ही हुई उसकी, सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज ही तो हुई ये। बस अब इन्हीं को हम यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे वो भी समझना। सबसे पहली चीज हमें समझ आई क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है। लिक्विड में क्या समझ आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या है, लेसर देन सॉलिड्स। और गैसेस में क्या समझ आया, कि लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, hence particles move freely in any direction। फिर हमें यहाँ पे अगला पॉइंट क्या समझ आया, कि गैसेस जो हैं वो मूव करती हैं फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि उसका मोशन जो है वो ज़्यादा हुआ, मोशन ज़्यादा हुआ यानी कि हायर काइनेटिक एनर्जी हो गई। यहाँ पे सॉलिड्स में लेस काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ही कम के ई है, और लिक्विड में क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है। समझ आया इतना? अब जो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, इसको हम एक डेफिनेशन से लिंक करेंगे। आ जाओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है अब हमें, हमें पढ़ना है अब डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, द intermixing of particles
of two different types of matter on their own. क्या बोला कि इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के बीच में. द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases on increasing the temperature of the diffusing substance. क्या बोलना चाह रहा है, मतलब बाय हीटिंग, जब हम हीट कर देते हैं तो जो डिफ्यूजन का रेट है, कितनी तेजी से डिफ्यूज होगा, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. इट takes place in solid, liquid, gas. अब इसको समझते हैं, आ जाओ. क्या बोला इसने, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग मैटर हमने लिए उनकी. तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ शुगर इन वाटर का. ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है. दो डिफरेंट मैटर हो गए, है ना. और इनका क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं, आप दो चीजों को कैसे घोल पा रहे हो, ये देखो. क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. लिक्विड में जो ये स्पेस है ना, ये क्या करेगी, जब हम चीनी को डाल देंगे पानी के अंदर, तो जो चीनी है ना, वो कैसे घुलेगी, ये जो पार्टिकल्स का स्पेस है ना, उसमें आके फिट होने लग जाएगी. ठीक है, ये जो स्पेस बना हुआ है, ये इस स्पेस में जाके फिल होने लग जाएगी. यही है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, और यही है क्या, डिफ्यूजन. लिक्विड यानी कि पानी में हमें पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है ना. इसमें क्या है, लिक्विड के अंदर गैसेस प्रेजेंट है. दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हो गए, और कैसे मिक्स हो पा रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर क्या है, स्पेस है. अब अगर मैं बोल दूं कि चीनी और पेन को मिला दो, तो क्या आप मिला पाओगे इसे, नहीं मिला पाओगे, क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, स्पेसेस है ही नहीं. तो फिल क्या करेगा, वो कुछ नहीं फिल कर पाएगा, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. इन्हीं पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे लिखेंगे. तो हमने क्या पढ़ा, क्या समझा कि सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लेस. लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड. और गैसेस में क्या पढ़ा, बहुत सारी स्पेस है, तो लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, हेंस, और इसी वजह से कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली. या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, इसमें हाईएस्ट है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस है.
ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है? स्पेसिफिक शेप है, वॉल्यूम है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, और इसी की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बहुत कम है। लिक्विड में क्या पढ़ा हमने? कोई फिक्स शेप नहीं, कंटेनर की शेप लेता है, फिक्स वॉल्यूम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है दैन सॉलिड्स, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा है दैन सॉलिड्स। गैसेस में क्या पढ़ा? कोई फिक्स शेप नहीं, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सबसे कम है, मूव कर जाते हैं कहीं भी, और इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, और इसीलिए डिफ्यूजन का रेट क्या है? वो भी सबसे ज़्यादा है। एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो क्या है? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम कंप्रेस करके और छोटा नहीं कर सकते। सेम लिक्विड में होता है क्या? कांट बी कंप्रेस्ड। इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ये कंप्रेस कर सकते हैं मैंने। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे डीप सी डाइविंग होती है, उसमें क्या करते हैं लोग? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि हम इस ऑक्सीजन सिलेंडर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भर देते हैं। कैसे भर देते हैं? ये देखो, ये जो स्पेस है ना, हम क्या करते हैं? इस स्पेस को, ये जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, इसको कम करते हैं। कैसे? यहाँ पे हम लगा देते हैं पिस्टन, जैसे इंजेक्शन में होता है ना, वैसे ही हम यहाँ पे पिस्टन लगा देते हैं और इनको दबाते चले जाते हैं, पार्टिकल्स को मूव करते चले जाते हैं नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ करते चले जाते हैं तो उसमें क्या कर देंगे हम? और गैस भर सकते हैं, किसी भी टाइप की। ऑक्सीजन का भी, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, हाइड्रोजन सिलेंडर भी होता है, और भी तरीके के सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसमें पार्टिकल्स को नीचे मूव कराते हैं, कंप्रेस कराते हैं। तो फिर क्या होता है कि ऐसे बन जाते हैं। सॉलिड नहीं बनता वो, लेकिन पार्टिकल्स बहुत सारे बन जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। बस यही है क्या? कि हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यहाँ पे देखो, इस डायग्राम से आपको क्या समझ आ रहा है? ये क्या है? वाटर ही तो है। पानी जो है ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। कैसा? एक लिक्विड स्टेट में, एक आइस स्टेट में यानी कि सॉलिड स्टेट में, और एक वेपर्स की स्टेट में यानी कि गैसेस में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। क्या? आइस, वाटर और वाटर वेपर। ये आइस क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। और वाटर वेपर क्या है? गैस। इसी से हम क्या बता सकते हैं कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इसके अंदर हमें क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं? सबसे पहला कि जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब क्या इफेक्ट होगा? तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? जब हम टेम्परेचर को, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड्स में क्या होता है? जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है,
क्योंकि हीट करा यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एज वी हीट सॉलिड्स, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज शब्द दिख जाए वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज शब्द दिख जाए वहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। तो आपको तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है, क्या, टेम्परेचर इंक्रीज यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। इस चीज को रट लो, बिल्कुल बिल्कुल रट लो इसको। तो अब क्या होगा कि जब ये तीन चीज हो जाएंगी तब पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स में क्या होगा, वो वाइब्रेट करेंगे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशंस, और अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन होती है कभी भी, मूवमेंट होती है कभी भी, तो आप अपनी पोजीशन को चेंज ही तो कर रहे हो। पहले आप यहाँ थे, फिर वाइब्रेट करे, या जैसे फ़ोन भी कभी वाइब्रेट करता है, तो मान लो यहाँ पे था, ज़ करके वाइब्रेट करा, तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना, यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट तो हो जाएगा ही ना। बस वही चीज़ है यहाँ पे कि वो वाइब्रेट करेंगे और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। एंड स्लोली due to heat the particles become free, और धीरे धीरे करके ऐसे ही पार्टिकल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे एंड सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, और सॉलिड कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो आप समझे क्या चल रहा है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और इससे हमने क्या याद रखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सब हुआ, फिर क्या हुआ, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए क्या, पार्टिकल्स, और उन्होंने अपनी पोजीशन को कर दिया चेंज। और ऐसे ही ड्यू टू हीट की वजह से पार्टिकल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है ना, इसको ही हम बोलते हैं, ये जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। अब क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा था, तो किसी एक टेम्परेचर पे जाके ही तो सॉलिड जो है वो लिक्विड बन रहा होगा। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, या उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो चेंज हुआ, या 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो चेंज हुआ, या मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो चेंज हुआ, वो सॉलिड चेंज हुआ किसमें, लिक्विड में। उस टेम्परेचर, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, पीटी यानी कि पॉइंट। द टेम्परेचर at which
solid melts to become liquid at atmospheric pressure। मैं बताऊंगी अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, डेफिनेशन में आपको ये लिखना है। तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड बन जाता है उसको बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल आप याद रखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 273.16 केल्विन। जैसे हम केजी, मीटर, लीटर, ये क्या है, सब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना, ऐसे ही के, केल्विन क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किसका, टेम्परेचर का। एक केल्विन होता है और एक होता है डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि आपको डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है तो केल्विन, तब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे 273। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो केल्विन में, तो आप क्या करोगे, 0 + 273 यानी कि 273 केल्विन, बस इतना सा करना है। अब देखो क्या हो रहा है, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया ना। एक पॉइंट आया जिस पे हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड बन गया। अब इसके बाद ना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। जब वो सॉलिड लिक्विड बन जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, हीट तो चलती ही जा रही है। लेकिन वो जो हीट है वो अब कहाँ जाएगी, वो जो हीट है क्या वो एकदम से गायब हो जाएगी, नहीं। वो हीट जो है वो यूज कर लेगा, कौन कौन यूज करेगा, पार्टिकल्स यूज कर लेंगे। क्या करने के लिए यूज करेंगे, टू डिमिनिश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के अंदर होती है उसको बिल्कुल डिमिनिश करने के लिए पार्टिकल्स हमारे उस हीट को यूज कर लेते हैं, और इस ही हीट को हम क्या बोलते हैं, हिडन। क्या बोलते हैं, इस हीट को हम हिडन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ओ, लेटेंट हीट, ये वाला लेटेंट नहीं बेटे, ये वाला लेटेंट नहीं, ये वाला लेटेंट जो वहां पे प्रेजेंट है लेकिन कैसा है, छुपा हुआ है, हिडन है, वो क्या है, लेटेंट हीट, हिडन हीट। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको अभी तक क्या बोला था कि वंस मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, ये बोला मैंने कि मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया, टेम्परेचर जो है डजंट इंक्रीजेस फर्दर, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। सो वेयर डज ऑल द हीट गो, तो जो हीट थी वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, यूज्ड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स उसको यूज कर लेंगे, किस लिए यूज करेंगे, टू डिमिनिश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड हेंस हीट जो है इज कंसीडर्ड एज हिडन, और इसी को बोलते हैं हम हिडन हीट या लेटेंट हीट। उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी which is used to break the force of attraction between the particles of matter
is known as latent heat. Since the heat is hidden, therefore called latent heat. देखो ये वाली लाइन आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन को आप स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि लेटेंट हीट क्या है। वो हीट एनर्जी जो ब्रेक कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट्स इट। तो अब अगर मैं इसी से एक चीज़ आपसे ये पूछूं, क्या कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? हमें पता चला कि लेटेंट हीट का क्या मतलब है, हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में उसको तोड़ना है। फ्यूजन का मतलब हमें समझ आया कि जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, है ना। तो बस इसी से हम इसकी डिफाइन को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, क्या, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change a solid into liquid at atmospheric pressure। फिर से बताऊंगी अभी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। at its melting point is known as latent heat of fusion। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस को इंक्लूड कर लिया, या कहाँ कहाँ से हमने पॉइंट्स को, या कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज़ करे हैं। देखो, हीट एनर्जी वाला, ठीक है, जो लेटेंट हीट का था। फिर फ्यूजन वाला कि चेंज करना है क्या, सॉलिड को लिक्विड में। और जो ये चेंज होता है वो किसी एक पॉइंट पे ही तो होता है, बस उसी को हमने लिख दिया एट कौन से पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप ये ज़रूर मेंशन करना कि ये जो सॉलिड है ना, हम यहाँ पे 1 kg का मान के चल रहे हैं। तो बस कुछ नहीं लिख करना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस वाले डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना ये सब, इनको ही इसने, इस सारे को ही इसने एक ही डेफिनेशन में लिख दिया। हमने फ्यूजन भी इस्तेमाल कर दिया उसी में, हमने मेल्टिंग पॉइंट भी उसी में इस्तेमाल कर दिया, और हमने लेटेंट हीट को भी उसी में इस्तेमाल कर दिया। बस कंफ्यूज मत होना। अब एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लो, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। क्या प्रेशर है एयर का इन द एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर आपके टीचर ऐसे भी लिखवा सकते हैं, प्रेशर exerted by the weight of the atmosphere। अब जैसे हमने केजी, मीटर, लीटर, केल्विन या डिग्री सेल्सियस पढ़ा, ऐसे ही हम प्रेशर की यूनिट को भी पढ़ेंगे। तो प्रेशर की यूनिट क्या है, एक है पास्कल और एक है एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
बराबर होता है किसके, 1.01 इंटू 10⁵ PA। PA क्या है, पास्कल। ठीक है, पास्कल को कैसे लिखते हैं, PA से। और ATM क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो पूरा हमने पढ़ा है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा ना, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, ऐसे ही लिक्विड्स में भी होता है। ठीक है, कि जब हम हीट को सप्लाई करते चले जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वही जो पॉइंट है ना, वहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड जो है वो चेंज कर जाता है किसमें, गैस में। और जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा कि जब सॉलिड जो है वो चेंज करता है किसमें, ये देखो कि वो टेम्परेचर at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही जब लिक्विड जो है वो चेंज कर जाता है गैस में, तो वहां पे वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे, बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373 केल्विन। अब मैं अगर बोलूं कि इसको आपको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करोगे, हमने क्या पढ़ा था, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस को जब हम चेंज करते थे केल्विन में, तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे 273। अब हमें उल्टा करना है, यानी कि अब हमें माइनस करना पड़ेगा 273, तो कितना बन जाएगा, 100 डिग्री। अब अगर ऐसे ही जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, मैं आपको बोलूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताओ, तो आप बता पाओगे, the amount of heat energy required to change liquid into solid। अब solid into liquid नहीं, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, liquid into gas। सॉरी, मैं solid बोल रही थी, liquid into gas। क्या, at atmospheric pressure, उसको क्या बोलते हैं, latent heat of vaporization। किस पे होगा, at boiling, यहाँ पे मेल्टिंग लिखा है ना, तो वेपराइजेशन के लिए क्या बन जाएगा वो, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो, अब इतनी देर से हम बात क्या कर रहे थे, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तब ये सब हो रहा था, क्या, कि सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा था लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा था गैस में। लेकिन अब अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तब पढ़ते हैं। सबसे पहला, गैसेस में क्या होता है, टेम्परेचर को हमने क्या करा, डिक्रीज करा। अब यहाँ पे हम मूवमेंट को रोक रहे हैं, तो मूवमेंट को जब हम रोक रहे हैं यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो गैसेस में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो ज्यादा होता चला जाएगा, है ना। और गैस जो है टर्न कर जाएगी इनटू
लिक्विड, गैस जो है वो टर्न कर जाएगी इनटू लिक्विड। और जब गैस जो है वो टर्न कर जाती है लिक्विड में, इसको ही, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन, या फिर लिक्विफैक्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। कैसे? बाय कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन यानी कि टेम्परेचर कम करना, कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। इसका एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स जो है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स is due to condensation of water vapor। ये तो हो गया गैसेस में। अब लिक्विड्स में क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, लिक्विड बदल जाएगा किसमें, सॉलिड में। इसका एग्जाम्पल आप याद रखोगे क्या, कि हमने वाटर को इनटू आइस बना दिया, या फिर फॉर्मेशन ऑफ आइस। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो सॉलिड बना लिक्विड, और लिक्विड बना गैस, और टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो गैस बना लिक्विड, और लिक्विड बना क्या, सॉलिड। अब एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। क्या होता है, सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर। ये सॉलिड होता है और डायरेक्टली इवेपोरेट कर जाता है इनटू एयर। इवेपोरेट कर जाना यानी कि डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाना, एयर में बन जाना, इनटू एयर, विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में ये चेंज नहीं होता है। जैसे जब हमारी मम्मियाँ हमारे सर्दी के कपड़े जब स्टोर करती है, वापस बेड में रख लेती हैं या संदूक में रख लेती हैं, तो क्या कर देती हैं, वो वाइट वाइट सी गोली डाल देती ना उसमें, ताकि उसमें कीड़े ना आए। वही चीज़ है। और जब आप उसको नेक्स्ट सर्दियों में खोलते हो या निकालते हो उन कपड़ों को, तो क्या आपको वो गोलियां दिखती हैं वहाँ पे? नहीं, नहीं दिखती ना। वही ये चीज़ है क्या, कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो चुका है इनटू गैस। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और क्या पढ़ना है आपको, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब हम लिक्विड को वेपर्स पे चेंज करते हैं एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जाना हमें, कहाँ नहीं पहुँचना, उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे नहीं पहुँचना जब लिक्विड चेंज करता है इनटू गैस। नहीं, हमें कहाँ जाना है, हमें उससे पहले द phenomenon of change of liquid into vapors at any given temperature below its boiling point, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब ये इतना सारा हमने पढ़ तो लिया, याद कैसे रखें? याद रखने के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम याद रखा अगर आपने, तो आपको सारा याद हो जाएगा। अब ये देखो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
तो सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। यहाँ पे फ्यूजन भी लिख लेना कि वो है फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। क्या करा हमने, सॉलिड को चेंज कर दिया इनटू लिक्विड। इसका उल्टा क्या है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, हम लिक्विड को चेंज कर रहे हैं सॉलिड में, तो उसका नाम क्या रख दिया, सॉलिडिफिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को चेंज कर रहे हैं गैस में। तब क्या करा था, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन पढ़ा था ना भाई, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। और जब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि गैस को लिक्विड में कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन पढ़ा था ना, वही है। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को चेंज कर रहे हैं किस में, गैस में। यहाँ पे ना ये एरो उल्टी उल्टी बनी हुई है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसकी एरोस को सही याद रखें। 1 मिनट दो मुझे, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, ये उल्टी उल्टी दे रखी है। क्या बोला हमने कि जब हम सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं गैस में, सॉलिड को चेंज कर रहे हैं गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और इसका उल्टा, यानी कि हमने क्या करा, गैस को चेंज करा किस में, सॉलिड में, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। याद हो जाएगा, ऐसे याद रखना है क्या, कि फ्यूजन का उल्टा याद रखो सबसे पहले। तो फ्यूजन का उल्टा सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अगला याद क्या रखो, वेपराइजेशन का उल्टा कंडेंसेशन। और सब्लिमेशन का उल्टा क्या है, डिपोजिशन। अब क्या याद रखो, क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन। देखो नाम में सॉलिड लिखा है ना, तो सॉलिड बनाना है। ठीक है, अब लिक्विड से गैस जा रहे हैं, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड जा रहे हैं, तो आप इसका दूसरा नाम याद रख सकते हो, क्या, लिक्विफैक्शन। क्या बनाना है हमें, लिक्विड बनाना है, लिक्विड। ठीक है, तो हम क्या गए, गैस से लिक्विड में गए। ओके, फिर हमने क्या करा, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड डिपोजिशन। अब याद हो जाएगा सारा। अब ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। अब दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या चेंज होगा, बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइटिंग को अवॉइड करना, क्लोज टू ईच अदर। और इसी से हम क्या करते हैं, देयर बाय increasing the force of attraction among the particles। तो ये याद है आपको, कंप्रेस वाला एक बोला था मैंने, वो यही सब है। तो when we compress and decrease the temperature of a gas, the gas changes
इनटू लिक्विड, गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में। बस इतना याद रखना है इसमें। अब हमें एक चीज के बारे में पढ़ना है, और वो चीज क्या है? ड्राई आइस। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इन सॉलिड फॉर्म is known as dry ice। इसको क्या बोलते हैं हम? dry ice। It can directly turn into gas by decreasing the pressure। जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, कहाँ तक डिक्रीज कर देंगे? टू 1 एटमॉस्फेयर ATM। तो क्या हो जाएगा? जो ये सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो चेंज हो जाएगी किस में? गैस में चेंज हो जाएगी। ये है आपका ड्राई आइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब देखो यहाँ पे हमें टेबल से समझना है क्या। पहले है कंडीशंस, फिर है रेट ऑफ इवेपोरेशन, कितनी तेजी से इवेपोरेशन होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज कर रहे हैं इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि कुछ नहीं है, सिंपल टर्म्स में अगर आप समझना चाहो, पहले एरिया इतना था और अब हमने उसका एरिया बढ़ा के इतना कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तब क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस ज़्यादा हो गया, एंड thus कैन इवेपोरेट easily, और easily वो इवेपोरेट कर सकते हैं। पहले इतना सा स्पेस था, फिर आपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, ज़्यादा स्पेस दे दिया, तो इवेपोरेशन easily हो गई। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज यानी कि काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब क्या होगा? तब तो भाई साहब रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वाटर कंटेंट इन एयर इंक्रीजेस। पहले से ही एक तो चिप देखो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, चिप होती है ना, पानी पानी सा लगता रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम से बंद हो जाता सब कुछ, ऐसा लगता है जैसे एयर मूव ही नहीं कर रही है। तो वो क्या है? क्योंकि वाटर के कंटेंट जो एयर में है वो ज़्यादा है ना, तो वो इजीली मूव नहीं कर सकती, इजीली मूव नहीं कर रही, तो इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? वो कम है, एंड सो इवेपोरेशन डिक्रीजेस। चौथा पॉइंट, इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा।
क्योंकि वाटर के वेपर्स जो है ना, देखो वाटर के वेपर्स क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ब्लोन अवे बाय विंड हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपको फिर से स्पेस मिल जाएगा और ज़्यादा, और ज़्यादा स्पेस मिलेगा, स्पेस मिलता चला जाएगा बार बार, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होती चली जाएगी। तो वाटर वेपर्स आर blown away by wind, allowing more evaporation, और इससे इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे इवेपोरेशन जो वो कम है, वो क्या है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो इसका मतलब क्या है, वाटर के कंटेंट एयर में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब स्पेस नहीं बची है पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा घुसाने की, ठीक है, तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, कम होएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस हिसाब में प्रेजेंट है मेरे पास। हैंड रिटन नोट्स थे जिनकी मैंने फोटोज यहाँ पे लगा दी है, और थोड़ा सा ब्लर हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन काम चल जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। राइटिंग तो देखो यही है, समझने लायक राइटिंग है, ना कुछ खास सजा वजा के तो नहीं लिखा हुआ। आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ो, रीड करो, और चैप्टर को लर्न करो और बात ख़त्म करो, ये काम है। आपको अपने खुद से नोट्स बनाने हैं, वेल एंड गुड, बेस्ट है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कूलिंग कैसे हो सकती है। तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है, यूजेस द एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, और इससे क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग in order to compensate for the energy that is being lost in process of evaporation। जो भी एनर्जी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन में लॉस हुई है, उसके बदले में क्या करते हैं, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और इसी वजह से कूलिंग हो जाती है। वाई डू पीपल वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो समर में हमें पता है गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा पसीने बहाते हैं हम लोग, और जब हम पसीने बहाते हैं तो वो इवेपोरेट कर जाते हैं। तो इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस एंड कीप्स आवर बॉडी कूल। तो बस यही वाला जो काम था ऊपर, वही काम नीचे हो रहा है। कॉटन जो है वो एब्जॉर्ब कर देता है स्वेट को इजीली, और एक्सपोज कर देता है, अरे पेज ही लिया, एंड exposes it to atmosphere, causing evaporation to take place easily. This in turn keeps us cool on summer। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब, यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी यूज हो रहा है। Why do we see water droplets on outer surface of glass containing ice cold water? ऐसा क्यों होता है। तो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, और जब वो कांटेक्ट में आते हैं with the walls of glass that has iced cold water, बस यही सब लिख दिया किसे पता, in it they condense। तो वो क्या कर जाते हैं, कंडेंस कर जाते हैं। कंडेंस आपको पता है क्या हो रहा था, कंडेंसेशन, गैस टर्निंग इट इनटू लिक्विड, और बस एज अ रिजल्ट देयर स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट। बस वही कंडेंसेशन को डिफाइन कर दिया, forming tiny water droplets on walls of glass, बस। डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आउटर वॉल्स जो होते हैं ना कूलर के, उनको स्प्रिंकल कर देते हैं पानी से, ये तो हम यहाँ पे भी करते हैं। इससे क्या होता है, वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, और जब इवेपोरेशन होती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर, और कूल एयर मिल जाती है हमें,
बाय द फैन। फिर से यही वाला लॉजिक नीचे लिखा गया है, वैसे वाला ही लॉजिक है सारा। हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट, मटका जो होता है, बिकम कूल ड्यूरिंग समर, समर में क्यों होता है ऐसा? जो हमारा मटका होता है ना, उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, उसी को बोलते हैं पोरस। और इस पोरस को ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ विद लॉट्स ऑफ पोर्स ऑन इट। वाटर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा निकल जाता है वहां से, और वाटर जो है फिर वो इवेपोरेट हो जाता है उस सरफेस पे, और वहां से हो जाता है क्या, कूलिंग इफेक्ट। और इसी से पॉट कोल्ड हो जाता है, और जो अंदर का पानी है वो भी ठंडा होता चला जाता है। तो कुछ है अभी तक? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हम, सिर्फ इसको ही इस्तेमाल करके हमने 3 से 4 क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लिए, बना लिए। बस सबकी लैंग्वेज आपको अलग लग सकती है, लेकिन लॉजिक सभी का वही है। वाई डज अ पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोलियम और परफ्यूम ऑन इट? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब इवेपोरेट कर जाते हैं when they come into contact with air, और फिर वही इवेपोरेशन से क्या हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है सब कुछ। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? तो tea in saucer has larger surface area than cup। अब जिनको saucer नहीं पता वो ये देखो, ये है saucer जिसके ऊपर आप कप को प्लेस करते हो, ठीक है? तो इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कप का, है ना? इससे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर, और फास्ट होता है विद इंक्रीज सरफेस एरिया। यानी कि आपको एक चीज़ याद रखनी, क्या, कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। अरे ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, जैसे अभी कहीं पढ़ा हो। कहाँ पढ़ा था? पढ़ा तो था, ये हमने यहाँ पढ़ा, ये रहा, बस यही है। तो the cooling of tea in saucer takes place sooner than in a cup, hence we are able to do so. What type of clothes should we wear in summer? कैसे कपड़े पहनने चाहिए? लाइट कलर के। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। कॉटन पहनना चाहिए बिकॉज क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं जो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर अलाउ करते हैं उसको इवेपोरेट करने में, और जब वो इवेपोरेट कर जाता है तो वो ठंडा ठंडा कर देता है। अब रीजंस बता दो, किस चीज़ के रीज़न बताने भाई? गरम गरम खाना जो है, चाहे कितनी ही दूर बन रहा हो, उसकी खुशबू इतनी तेज़ कैसे आ जाती है? लेकिन जब वो ठंडा खाना होता है उसके लिए आपको पास जाना पड़ता है। अब मैगी ले लो, दूसरों के घर में बन रही होती है, खुशबू अपने घर तक आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हॉट फूड होता है ना, पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। बताया था ना, हॉट या टेम्परेचर ज़्यादा तो क्या, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। बस यही चीज़ लिखनी है यहाँ पे। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कुछ नहीं बोलना चाह रहा, बस ये बोलना चाह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है। बस कुछ याद नहीं रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्पेस, कुछ याद नहीं रखना। क्या, उनमें स्पेस ज़्यादा है, दे हैव स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो इनको, डेंसिटी को, एयर को, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी को, हनी को, वाटर को, चॉक को। तो ये सब आप देख सकते हो, एयर, फिर एग्जॉस्ट, फिर पानी, फिर हनी, फिर कॉटन, फिर चॉक, फिर आयरन। अब डेंसिटी क्या होती है भाई? ये देखा तो दिया मैंने, लेकिन हमने तो डिफाइन ही नहीं करा अभी तक डेंसिटी को। करा है क्या? नहीं ना। डेंसिटी पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस।
यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, उल्टा उल्टा रिलेशन है ना इनका, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं इसको। तो जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम। गिव रीजंस। गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं सारी डायरेक्शंस में, और इसीलिए जिस भी वेसल में हम उनको डालें वो क्या कर देते हैं, कंप्लीटली फिल कर देते हैं उसको। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या पार्टिकल्स जो हैं गैस के, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते फ्रीली। तो कांस्टेंट रैंडम मोशन है उनका, कुछ नहीं बोलना चाह रहा, मूव फ्रीली बोलना चाह रहा है। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपको पता है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और हिट कर देते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर को, और इसी वजह से वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। फिर से बैटरी जो हमारी वो लो होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन खुद करके देखो, करवाया था, बताया था। सेंटीग्रेड से या सेल्सियस से केल्विन जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं 273। अब हमें उल्टा जाना है, केल्विन से सेल्सियस जाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 और 100? देखो ये चीज आपको याद रखनी है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो पानी की स्टेट होती है ना वो क्या होती है, एक होती है सॉलिड, और इस ही पे वो चेंज करने लग जाता है लिक्विड में। तो 0 डिग्री पे वो क्या होगा, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो चेंज कर रहा है इसीलिए लिक्विड हुआ, और वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है इसीलिए वो सॉलिड हुआ। ये चीज़ समझ आई। ऐसे ही 100 डिग्री का है, 100 डिग्री सेल्सियस का, कि वो लिक्विड भी होगा और वो इसी स्टेज पे गैस भी होगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड जो है वो चेंज कर रहा होता है गैस में, तो इसलिए वो दोनों होगा। अब 100 से ज़्यादा होते ही क्या हो गया, गैस बन गया कंप्लीटली। तो 100 से यानी कि 250, ये लिखा ना 250, तो 250 100 से ज़्यादा है तो वो क्या बन गया, गैस बन चुका है। और वो जब वो 100 है तो क्या है, लिक्विड भी है और एज वेल एज गैस। अब ये क्वेश्चन क्या है कि एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस को एक सिलेंडर में लेते हैं जिसके साथ पिस्टन होता है फिटेड ऑन इट, जैसे मैंने बताया था इंजेक्शन वाला, ठीक है। बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम, और गैस को हम लिक्विफाई कर देते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से समझना है, अच्छे से समझना है डायग्राम के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं एक 2 से 3 मिनट की वीडियो डाल दूंगी, 2 से 3 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, जितना रिक्वायर्ड होगा सब कुछ होगा उसके अंदर, वो एक वीडियो डाल दूंगी, आपको बता दूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या मैं चाहती हूँ आप लोग क्या करें, अपनी गर्दन को सीधा करें और उसे मूव करें, ठीक है। गर्दन घुमाओ कार्यक्रम बोलेंगे हम इसको। तो हम कभी कभार तो ये बीच में भी कर लेंगे क्लास के, और कभी कभार लास्ट में भी कर लेंगे। और गर्दन घुमाओ कार्यक्रम के बाद हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे, ठीक है। पानी ज़रूर पीना है, हमें हाइड्रेटेड रहना है, गर्मी बहुत है क्योंकि। तो गर्दन घुमाओ कार्यक्रम करते हैं, चलो। घुमा रहे हो ना तुम लोग, क्योंकि मैं घुमा रही हूँ सच में। ठीक है, मैंने घुमा ली है। अपनी आंखों को कई बार ब्लिंक कर लिया है क्योंकि बहुत देर से स्क्रीन पे थी मैं भी। तो तुम भी ऐसे ही करो, काफ़ी देर से स्क्रीन पे हो, कुछ ना कुछ देखते रहते हो, ब्लिंक करते रहो, आंखों की एक्सरसाइज करते रहो और हेल्दी रहो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए भी है और मेरे लिए भी है।
पानी ज़रूर पी लेना। चलो बाय बाय।